ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, मतलब टफ तो नहीं बोलेंगे, बट अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम। पहली बात तो आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का ध्यान देना था, क्योंकि ऑप्शन ऐसा यूनिट में है और यहाँ पे बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज 30 न्यूटन। सभी बच्चों को पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स m/g लेते हैं, बट शायद ये g 9.8 नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर g की वैल्यू ही कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी g होता है। मैग्नेटिक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसी को g बोलते हैं। तो फटाफट से आपको डेटा पुट कर देते हैं। 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मास आपको 60 ग्राम अपॉन 1000 kg में कन्वर्ट करना है, इनटू g का वैल्यू निकालना था। तो g अगर आप देखेंगे तो फटाफट से आपको 300 डिवाइड बाय 66, मतलब अगर आप इसको काटेंगे तो यू विल गेट द आंसर इज 50 न्यूटन पर kg इन SI यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज योर फोर्थ ऑप्शन। ओके बच्चों, नाउ फास्ट, हम बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन आपके लिए आए हैं बच्चों, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और तुरंत हम आपको काम की बात बताएंगे। और यहाँ से हम चलते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 6 बड़ा ही बहुत ही आसान सवाल है, सभी बच्चों को पता होता है। RMS वैल्यू जो होती है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होती है। ये AC अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स, इसके बारे में बात करी है। तो पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ RMS, √2 टाइम्स ऑफ RMS। ठीक है, तो हम बहुत क्विक सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन करी थी, इसलिए हम कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आप लोगों को दिमाग में थे उनको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह बहुत ही सिंपल सवाल है। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट। बच्चों आइडियली शब्द का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 100% एफिशिएंसी माननी है, 100% एफिशिएंसी माननी है। 100 किलोवाट, 100 किलोवाट, 100 किलो 10⁻³ वॉट होता है जूल पर सेकंड में इतनी जा रही है। कितने आवर्स में पूछिए बच्चों, 1 आवर का मतलब कितना होता है बच्चों, 60 × 60। अरे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना इसको फटाफट से। तो अब देखिए बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हमको करनी थी, तो 6 × 6 विल बिकम 36 के बाद देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 और 2 5, 6 और 7, तो टोटल आपको यहाँ पे मिलेगी 7 पावर। और इस आधार पे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 36 × 10⁻7 जूल। तो बहुत ही फास्ट आंसर आज हम आपके लिए स्कॉलर इनकी तरफ से लाए। इतने फास्ट आंसर हैं कि हम बोलते बोलते थक जा रहे हैं, बट फिर भी हम नहीं रुक रहे हैं बच्चों। फटाक से आप लाइक कमेंट ठोकिए। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही फास्ट बच्चों, हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही स्पीड नीट के एस्पिरेंट को भी पेपर में मेंटेन करनी होती है। तो बहुत ही फास्ट सवाल हम आपके पास ला रहे हैं। यहाँ पे पूछा जाता है आपको द कॉपर वायर ऑफ लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दे रखा है, और पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी, यहाँ पे पूछा जाता है करंट डेंसिटी इन द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करता है। रिलेट, तो मेरा मानना है जिसने भी ढंग से पढ़ाई करी है उसको ये फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को रो निकालना है पहले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रेडीमेड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें 10 वोल्ट पर मीटर। अब हमें रो के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो एक फॉर्मूला सभी बच्चों को आता होगा, R = ρl/A। तो बच्चों हमने रो का वैल्यू निकाला। ठीक है, हम बहुत फास्ट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं, RA/L। बच्चों नोट करेंगे, ये मेरा इनाम है, रवि अग्रवाल सर RA। तो उसी की बिहाफ पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो R व्हाट इज द R बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है 10 ओम। कॉपर वायर है, रेडियस दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको सर्कुलर मानते हुए इसका एरिया पाई × r², यानी √π का होल स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ कितना दे रखा है बच्चों, 10 मीटर। 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ पर चूंकि थोड़ी सी बोर्ड की कमी है तो हम इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रो का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, पाई से पाई कट गया, 10⁻⁴। अब आपको यहाँ पर ये 10⁻⁴ उठाकर डालनी थी, तो
तो आपका आंसर आ जाएगा 10/10 की पावर -4 दैट इज 10 टू द पावर 5। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 10 की पावर 5। ठीक है बच्चों, बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन हम आप लोगों के लिए आए हैं। इतनी एनर्जी हम लोग खर्च कर रहे हैं बच्चों, वी डिजर्व फॉर द लाइक एज वेल एज कमेंट। स्कॉलर डे के लिए आपको लाइक और कमेंट देना है बच्चों, और हम फटाफट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और 9th नंबर के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन है बच्चों, हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर इज द इनपुट फ्रीक्वेंसी, सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, वोल्टेज वर्सेस टाइम का सोर्स है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको पता होगा ऐसे डायोड लगाते थे हम लोग, और डायोड क्या होता था, एट ए टाइम एक ही डायोड काम करता था। तो अगर जिन बच्चों को याद होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ इस प्रकार की साइकिल्स आती थी, क्योंकि जो डायोड काम करते थे वो एक साइड काम करते थे, एक बार डायोड काम नहीं करते थे, इस कारण से ये बीच वाली जो साइकिल है वो गायब होती जा रही है। अब ऐसे में पूछता है कि द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक इसने एक बार अप दिया और यहां से यहां तक इसकी भी एक साइकिल निकल कर आ रही है, जो इस बात का इंफॉर्मेशन है कि जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन। नाउ वी कम ऑन द सेकंड पार्ट, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सोप बबल, सोप बबल सभी को पता होगा, जब हम एक सोप बबल की बात करते हैं तो उसके अंदर बच्चों दो सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है? दो सरफेस होती है, और एक फॉर्मूला सभी को याद होगा P0 + 4T/R का। ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे ये एक्सपांशन लेगा, एक्सपांशन लेने का मतलब फैलेगा, जैसे जैसे ये फैलेगा तो इसका रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो ओवरऑल प्रेशर इसका क्या होता जाएगा बच्चों? डाउन होता जाएगा। तो बोला है कि इफ अ सोप बबल एक्सपांड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आंसर आएगा बच्चों डिक्रीजेस। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये अगर आप देखेंगे तो 11th क्लास का चैप्टर है। 11th क्लास का चैप्टर जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन का सवाल है। यहाँ पर आपको एक डिस्क की बात की गई है। अगर आप देखेंगे द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन आपको पता होना चाहिए था mk², ऐसे करके हम उसका फॉर्मूला देते थे। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इस एक्सिस की वो बात कर रहा है। इसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद होगा, mr²/2 होता है। इस mr²/2 को हम mk1² के बराबर पुट कर देते हैं, जहां पर m इस डिस्क का मास माना गया है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। अब सेकंड बार में बोलता है कि इसका रेशियो निकालना है किससे? देन रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर। डायमीटर की जब हम बात करेंगे बच्चों तो ये डायमीटर बनेगा, मतलब पहले केस में डिस्क ऐसे घूमेगी, दूसरे केस में डिस्क ऐसे घूमेगी, और अगर ये घूमती है तो आपको पता होगा इसका आंसर mr²/4 होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई थिंक सभी को याद आ गया। तो हम इसको mk2² डाल देंगे, क्योंकि दोनों ही केस में डिस्क सेम है तो हमने मास सेम लिया है। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमसे k1/k2 का रेशियो पूछा जा रहा है। तो ये रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा एंड यू विल गेट आंसर 4/2। ये 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये 2 नीचे बचेगा। सो द अल्टीमेटली द आंसर इज √2/1। सो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट?